तो ये रहा आप सभी के क्लास 10th के विज्ञान का पेपर, जो कि आज यानी 29 फरवरी को अभी अभी हुआ है। सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का एकदम सटीक आंसर देंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल और रिएक्शन का भी यहाँ पर आपको सोल्यूशन देकर जाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये पेपर देखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम पहले प्रश्न की ओर चल देते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से आप सभी लोग देखो कि किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो देखो बच्चों, सीधा प्रतिबिंब लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस भी बनाता है, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा रखना है, इसलिए आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल। और समतल लेंस तो आपका होता नहीं, इस बात को तो आपको पहले से भी आप जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आया कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी यानी फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2। R यानी वक्रता त्रिज्या 20 है, उसका भाग 2 से लगाएंगे, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आप सभी को यह वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर में, और F ज्ञात करना तो F इज इक्वल टू 100/P। P का मान 2 है तो 2 का भाग 100 में दोगे, कितना आ जाएगा, 50। और प्लस में है तो ये प्लस 50 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये भी समझ में आया आप सभी को। अगला हमारा है कि फ्यूज तार जो होता है बच्चों, उसको निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बच्चों, फ्यूज जो होता है वो कभी भी मतलब कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो मेन मतलब कि पूरे आगे वाले परिपथ से मेन लाइन को काट देता है। तो मेन लाइन यानी जीवित तार में ही जाएगा, तो जीवित तार यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा बच्चों, इसको मैंने यहाँ पर जो है पहले से हल करके रखा है, तो मैं आपको समझा देना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, शक्ति, कार्य तथा समय के जो है मात्रक x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। तो देखिए, शक्ति का फार्मूला P बराबर W/T होता है। तो P शक्ति क्या है, x1, W क्या है आपका जो आपका कार्य वो x2 है, और ये x3 क्या है, समय, हमने लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों, तो हमारा क्या यहाँ पर निकल कर आ रहा है, x2 बराबर x1 इंटू x3। तो ऐसा कहाँ है, x2 बराबर x1 इंटू x3, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि आपका यहां पर दिया है कि एक चालक में मतलब 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 10 एम्पियर की, और इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो I इज इक्वल टू Q/T, तो Q ज्ञात करना, तो I जो है 10 एम्पियर है और समय 2 सेकंड है, तो 10 दूना कितना आंसर आएगा, 20। तो 20 यहाँ पर आपका 20 कूलाम जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू ½ H2O, और जिप्सम का पूछता है तो CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है pH मान 8.5 वाला विलयन है। तो 8.5 वाला जो विलयन होता है pH मान का, वो क्षारीय होता है, क्षारीय नेचर का होता है, क्योंकि 7 से अधिक है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, ये 7 से अधिक है इसलिए क्षारीय नेचर का होगा। नंबर नेक्स्ट आपका IUPAC नाम CH3CH CHO, फिर यहाँ CH से सिंगल बॉन्ड CH3 लगा है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसका संरचना बनाया। CHO मेन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ से क्रियात्मक समूह, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 2 पर आपका CH3 यानी मेथिल है, तो 2 मेथिल, फिर 3 कार्बन का प्रोप, फिर उसमें लगाया N प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, और CHO का अल, तो प्रोपेनल, तो 2 मेथिल प्रोपेनल। ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C में ये चीज़ लिखा गया है।
बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, तो भैया ये अधातु होता है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने की आवश्यकता होगी? ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। ठीक, ध्यान दीजिए। और जो ग्रहण करते हैं वो आपके अधातु होते हैं, धातु नहीं होते। ठीक। कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये केवल सूत्र है कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये आप CaNO3 का होल ट्वाइस इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए CH4 एल्केन है, अगर जितना कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है तो वो एल्केन होगा। तो देखिए 1 कार्बन 1 का दुगुना 2, 2 से 2 अधिक कर दीजिए 4, यहाँ 3 कार्बन 3 का दुगुना 6, 6 से 2 अधिक 8, यहाँ 2 कार्बन 2 का दुगुना जो है 4, 4 से 2 अधिक 6, यानी ये तीनों एल्केन है, ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन का जवाब होगा, जो कि इसका नाम है एसिटिलीन, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब बच्चों बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शनल में। रक्त दाब किससे नापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्फाइग्मोमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब को हम लोग नापते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, ब्लड प्रेशर को इसी से नापते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है ये तो मनुष्य में होते हैं, तो इसलिए साइटोकाइनिन जो है आपका ये पादप हार्मोन होगा। एक लिंगी पुष्प में हम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ध्यान दो, इसमें कुड़हल और सरसों मुझे समझ में आ रहा है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक, अगला है पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का क्या उदाहरण है? हाइड्रा, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है बच्चा। ओजोन परत का क्षरण निम्न में किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, इसको एकदम याद रखना, आपने पढ़ा जरूर होगा इसको। नंबर नेक्स्ट बच्चों, प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक वो होता है जिसको हम मनुष्य नहीं बनाते। ठीक, तो जल जीवशाला यानी एक्वेरियम जो है हम लोग बनाते हैं, गमला हम लोग बनाते हैं, खेत भी हम ही लोग बनाते हैं, यानी वन जो है ये आपका प्राकृतिक जो है पारितंत्र का उदाहरण हो जाएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक उन्हें कहेंगे जो हरे मतलब पेड़ पौधे होंगे, तो यहाँ हरे पौधे और नील हरी शैवाल जो है ये आहार श्रृंखला के उत्पादक हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 4 नंबर का है, 1 मिनट में जल्दी सॉल्व करा देते हैं। दृष्टि दोष क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान सुनिए, मनुष्य की आंख में समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वह सही से देख नहीं पाता है, और इसी दोष को जो है दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, इसका उत्तर हो गया। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंसों का नाम लिखे। यदि P जो है केवल निकट की वस्तु देख पाता है, दूर की नहीं, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए जो आप चश्मा लगाओगे वो आपका कौन सा लगाओगे चश्मा? उसके लिए चश्मा आप सभी का लगेगा अवतल वाला। ये दूर का देखता है तो दूर दृष्टि दोष है, इसके लिए उत्तल वाला लगेगा। ये दोनों नहीं देख पाता, इसके लिए जो है आपका द्विफोकसी मतलब कि चश्मा लगेगा, और वो चश्मा आपका उत्तल और अवतल उसमें दोनों रहेगा, और इसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल आपका दिया है, तो अपवर्तनांक यहाँ पर ज्ञात करना। हम आपके लिए पहले से सॉल्व कर रखे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वीडियो देखने में जो है आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। देखिए जल में बच्चों प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸, यहाँ से हमने नोट कर लिया है। VW यानी वाटर में प्रकाश की चाल। कांच में VG जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हमने यहाँ से नोट कर रखा है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया। पहला है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पानी के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको पहले लिखते हैं, फिर n, फिर कांच का निकालना तो जी लिख देते हैं। और चाल में फार्मूला होता है इसमें प्रकाश की चाल बटा इसमें प्रकाश की चाल। इसमें प्रकाश की चाल जो है आपका कितना है, इतना है, और इसमें प्रकाश की चाल इतना है, तो इस 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, ये बटा ये, तो इसमें भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा वो 1.125। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आओगा। जी सर, समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ng, तो वायु में प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल को G से। तो C मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, और इसमें इतना होता है, तो 2 से भाग 3 में देंगे तो 1.5, और वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि आपको यह 4 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आया। बाकी बच्चों प्रश्न अब ये सब आप लोग शायद किए ही होंगे। ठीक, इसमें थ्योरेटिकल टाइप का, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा लंबा पड़ा, इसलिए हमने इसका हल नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो आप विद्या वगैरह में देखेंगे, मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक, अभी रिएक्शन आप सभी को बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी ने किया होगा। आप एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण हमने यहाँ लिख रखे हैं पहले से। ठीक, देखिए एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल C2H5 दहन करोगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे,
जो पर्यावरण की ऑक्सीजन होती है जब उससे क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा, उसमें और प्रकाश बनेगा। अच्छा बच्चों समझ में आया। दूसरा एसिटिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो इस एथेनॉल का OH उसका H मिलकर वाटर बनाकर बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा CH3COO और फिर ये C2H5 यानी एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, एस्टर बन जाता है, एस्टरीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। ठीक, तो एथेनॉल का 2 रिएक्शन आपको समझ में आया। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों को बताइए। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक तो खुद ही एसिटिक अम्ल है, तो एक तो यही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा एसिटिक अम्ल जो है बाइकार्बोनेट से क्रिया करे या किसी धातु से क्रिया कर जाए, तो बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, यानी यहाँ का H निकलेगा और सोडियम वहाँ पर जाएगा, बैठ जाएगा तो लवण बन जाएगा, फिर वाटर बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अच्छा बच्चों बहुत अच्छे समझ में होगा। द्वि अपघटन अपक्रिया जिसमें आयन विनिमय होते हैं उन अपक्रिया को द्वि अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो बहुत सरल क्वेश्चन थे। ठीक, पीएच मान पर टिप्पणी लिखिए। तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक सांद्रण को जो है मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो ये आपको लिखना था। ऑक्सीकरण अपक्रिया जो है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीजन की क्रिया किसी भी मतलब की कंपाउंड से होती है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक, दहन क्या है, पर्यावरण के ऑक्सीजन में अगर कोई चीज़ जलाया जाता है तो वो दहन अपक्रिया कहलाती है। आप सभी ने इसको पढ़ा जरूर होगा। फिर ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग आपने लिखा होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल मतलब जिप्सम प्राप्त करने की क्रिया में जल से क्रिया करा दो। संक्षारण को जो है लोहे वाला जो जंग लगता है वो उदाहरण आपने दिया ही दिया होगा। ठीक, फिर ये बायोलॉजी के आ जाते हैं। बायोलॉजी में केवल क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, आप सभी ने लिखा जरूर होगा, ये क्वेश्चन थे। ठीक, और ये भी यहाँ पर एक कायिक प्रवर्धन था, मुकुलन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन करना था और प्राणतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संक्षिप्त वर्णन। ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे। तो आई होप कि बच्चों आप सभी को ये पूरा समझ में आया। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।